नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं मैं और दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। तो मैं आज का जो घटनाक्रम चल रहा है पार्लियामेंट में, वहाँ से आरंभ करूँगा। और वो ये है कि आप सिंदूर पर विपक्ष चर्चा चाहता है और चर्चा के लिए राजनाथ सिंह जी तैयार भी हो गए। बताते हैं कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको फिक्स करा लेंगे। लेकिन शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू। तो ये टैक्टिक्स क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। क्या आपको चर्चा चाहिए या नहीं चाहिए? और उसके बाद फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा और हमसे चर्चा नहीं की जा रही है, इत्यादि इत्यादि, जो उनकी पुरानी टेक्निक है। तो थोड़ा-सा हमें भी आलोकित करें कि यदि आप राहुल गांधी हैं, तो आप क्या सोच के या क्या कर रहे हैं? बाबा जी। सर बात यह है ना कि इसीलिए कहा जाता है कि देश में एक सशक्त विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है यदि विपक्ष जो है सशक्त हो, नंबर वन। नंबर टू, विपक्ष के नेता जो हैं उनमें गांभीर्य हो, वो वेल प्रिपेयर्ड हो और वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सचमुच उठा सके और जनता को एंगेज कर सके। और किसी भी लोकतंत्र में सर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो होती है वो सत्ता पक्ष के की विरोधी होती है, उसने उसको वोट नहीं दिया होता और वो अपने मन की बात सुनना चाहती है और वो दायित्व है विपक्ष का। अब यहाँ पे जो इस मामले में मैं मोदी को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि इससे पहले कम से कम जो बाकी जो प्रधानमंत्री होते थे उनके सामने बड़े स्टॉलवर्ड्स, बड़े नेता, सीनियर लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग होते थे और वो कम से कम उनको उनका सामना करना पड़ता था। अच्छा, अच्छे वक्ता थे, तर्क फैक्ट्स रखते थे। मोदी इस मामले में वाकई इतने भाग्यशाली हैं कि इनको विपक्ष के रूप में मिले कौन लोग हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऊपर से अगर लिस्ट उठाएंगे तो भाई उमर अब्दुल्ला और वो क्या नाम, वो पीडीपी वाली क्या नाम, कौन, महबूबा मुफ्ती जैसे, मतलब ये सब मैं इनको लकी स्पर्म्स बोलता हूं। आई हैव गिवन देम अ नेम, लकी स्पर्म्स। इन्होंने, इनको न तो कोई राजनीतिक अनुभव है न ये राजनीति जानते हैं। ये सब सिल्वर स्पून मुंह में पैदा लेके हुए लकी स्पर्म्स है जिनको अपने बाप की विरासत मिल गई है और उस विरासत को ये इन्होंने सबने बंटाधार किया। आप देख लीजिए शिवसेना की विरासत का उद्धव ठाकरे ने क्या हाल किया। तो सर राहुल गांधी इस पूरे गैंग के लीडर है, पैक है, और उनका क्या बौद्धिक स्तर है। इनके पास कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा तो है नहीं जिस पर ये सचमुच सरकार को घेर सके। अच्छा, न ये तैयारी करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के सामने एक बड़ा गोल्डन चांस था कि वो गौरव गोगोई को इग्नोर करके, हेमंता विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो ही कुड हैव चोजन हेमंता एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ असम, विच ही लॉस्ट। और कांग्रेस का लॉस, भाजपा का गेन हो गया। आज कितनी जबरदस्त लीडरशिप है असम में। पर राहुल गांधी ने ये मौका चूक गए ना। राहुल गांधी ही वो बंदर है जिनको हीरे की पहचान ही नहीं है, वो उसको कोयला समझते हैं।
इसमें सर कोयले हीरे की तो गलती नहीं है, उसको तो कोई ना कोई पहचानने वाला मिल ही जाएगा। तो हिमंता विश्व शर्मा को मिल गया। तो राहुल गांधी का यही तो सर राजनीतिक स्तर है, तो वही राजनीति वो संसद में कर रहे हैं। अच्छा, मोदी तो परफॉर्म करने वाला प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्म किया और मात्र 3.5 दिन के युद्ध में पूरी दुनिया को दिखा दिया। मतलब चाइना, रशिया, अमेरिका, इजराइल जैसी मिलिट्री फोर्सेस को उसने दिखा दिया कि तुम से हम जौ भर भी, रत्ती भर भी कम नहीं है, बल्कि तुमसे बेहतर है बहुत मामलों में। अब सर ये जो डिविडेंड है बीजेपी के पास, अब इसको किसी भी तरीके से विपक्ष जो है छोटा करके दिखाना चाहता है, तो उसको ये संसद में ये नौटंकी कर रहा है। और सर जब से सोशल मीडिया आया है ना, जो वोटर है वो भी मैच्योर हुआ है। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इन बातों को समझने लग गया है। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर चीज, आप कोई भी झूठ बोल दीजिए 1 मिनट में सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसका तार तार करके लोग रख देते हैं। तो ये सब प्रयास है सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता या ऑपरेशन सिंदूर में जो अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, जो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी उसको खुल के बताना नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बताएगी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में असल में पर्दे के पीछे हमने क्या क्या अचीव किया। अवनीश जी, कितने ये जो लास्ट बात कही ना बाबा जी ने, ये बड़े मार्के की है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी एक्सरसाइज इसकी है कि साहब के सारे भेद बताओ जिससे चाइना को पता चल सके। हाँ सर देखिए, बाबा जी ने कहा कि मोदी जी का सौभाग्य है कि उनको ऐसा विपक्ष मिला है और विपक्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ इसका उल्टा अगर मैं कहूं तो जो आज का विपक्ष है या जो प्रारब्धित है इस बात को लेके कि नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें ही विपक्ष में रहना है, उनके सामने भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पिछली बातचीत में एक बार हमने कहा था कि वो सिलेबस का बस्ता जो है ना वही छीन लेते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोचिए इनके पास टास्क कैसे कैसे आते हैं। इन्हें संसद में अगर किसी बात पर चर्चा करनी है तो एक ऐसा ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम के टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान पर किया जाता है कार्रवाई, उसको पूरा विश्व, बाबा जी ने बड़ा डिटेल में बताया, सब कुछ सिद्ध किया जाता है। पाकिस्तान को तो जो सबक सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, लेकिन उसी के साथ चाइना, अमेरिका, टर्की, ये सारा पूरा विश्व इस बात की वो करता है। उसके बाद डिप्लोमेटिकल जो दांव इस सरकार का, अलग अलग डेलीगेशन भेज के, और वो डेलीगेशन का जो कॉम्बिनेशन था वो भी, तो कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर होने के समय, उसको पास किए जाने के समय, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले और पहलगाम होने के बाद, उसके बीच से लेके ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन के पास होने के और पहले पार्ट के खत्म होने के बाद भी क्या छोड़ा है विपक्ष ने संसद के बाहर? ऐसा कुछ नहीं छोड़ा नेगेटिव जिसको कि वो सोच सकते थे और उस पर बात नहीं की हो। हर तरह की बात की गई, लेकिन अभी तक सरकार ने शुरू से किस तरह का अप्रोच रखा? ड्यू जो जिसको बोलना है, आर्मी का काम था प्रेस ब्रीफिंग, उसने प्रेस ब्रीफिंग की। उसके बाद पूरे विश्व को समझाया है डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाके, ये भी काम हो गया। नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं में भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने किया है तो बिल्कुल। अगर आयरन लेडी ने 1971 में कुछ कारनामा करके दिखाया था, हालांकि कौन सा कारनामा कि आप अपने थोड़े से कैदी नहीं वापस ले सके, तो सवाल ये होता है कि संसद में एक पैटर्न राहुल गांधी का बदला है। अगर आप इससे पहले के संसद देखिए तो जितने भी संसद सत्र थे, और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं पर कोई रिजीम चेंज हुआ हो या अमेरिका में कोई रिजीम चेंज हुआ हो, ये हो सकता है कोइंसिडेंट है, मैं उसको कोई क्रोनोलॉजी नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक अंतर व्यवहार में जो आया है विपक्ष के, वो अगर नोटिस किया जाए तो विपक्ष इससे पहले या राहुल गांधी इससे ठीक पहले संसद का सत्र शुरू होता था और हंगामा वो शुरू करते थे। पिछले सत्र में अनापेक्षित रूप से ये बात नहीं हुई।
और इस बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके सवाल। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है उसको उगलवाने का है ही नहीं सर। इतनी तो समझदार सरकार है, और आवेश में चाहे रक्षा मंत्री बयान दे चाहे कोई भी बयान दे ऑपरेशन सिंदूर पे, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उस पर पहले होमवर्क होता है। तो ऐसा कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग अगर ना हो कहीं कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना बताना है उससे कहीं आगे जाके कुछ बताया जाएगा। तो ये क्या ही निकलवा पाएंगे। सवाल ये होता है कि ये अभी भी ये आकलन खुद के बारे में नहीं कर पा रहे हैं, अपनी राजनीति के बारे में नहीं कर पा रहे हैं कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या-क्या किया। ये जनता फील कर रही है, करके बैठी हुई है, संतुष्ट है। ये क्या जनता के सरोकार के मुद्दे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में क्या बहादुरी हुई सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अब ऐसा क्या विपक्ष संसद में निकलवा के रहेगा और उस पर वो करेंगे सिवाय अपनी नारेबाजी, अपनी नेगेटिविटी के। तो मैं तो कहता हूं कि राजनाथ जी जो तैयार हुए हैं, इससे इनको शॉक लगा है। ये सोच रहे होंगे वो तैयार होंगे नहीं, और राजनाथ जी तैयार हो गए। राजनाथ जी या सरकार की तरफ से अगर पक्ष आएगा तो बिल्कुल एक संतुलित पक्ष, और जो संसद में बताया जा सकता हो, पूरी देश को बताया जा सकता हो, वो बताया जाएगा। सवाल ये होता है कि इनके हिस्से फिर भी कुछ नहीं आएगा, इसीलिए एक कदम आगे एक कदम पीछे। पहले इन्होंने कहा चर्चा करा लीजिए, चर्चा कराने के लिए तैयार हो गए तो हंगामा शुरू कर दिया। आप मणिपुर पर देख लीजिए, मणिपुर पर इतने दिन तक इसी तरह का ड्रामा, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, हमारा माइक ऑफ किया जाता है, हमको मणिपुर पर चर्चा चाहिए। और जब मणिपुर पर चर्चा हुई तो एक शब्द वॉकआउट और हंगामे के अलावा विपक्ष ने कभी बोला नहीं। मैं बाबा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक इमेच्योर्ड विपक्ष है। लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है कितना नुकसान है, ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात है। नरेंद्र मोदी के लिए ये उनका सौभाग्य है कि विपक्ष का ये प्रारब्ध है कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है। तो दिक्कत यह है कि इनको ये नहीं पता है कि चुनाव किस जमीन पर लड़े जाते हैं और जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उनका सरोकार है। ये अपने जैसे होता ना कि सो कॉल्ड कुछ बुद्धिजीवी लोग स्वांतः सुखाय के लिए कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं। अरे भाई, उससे जनता का क्या सरोकार है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसा क्या आप पता कर लेंगे कि पूरे देश का जो है उस पर टकटकी लगा के देखेगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन विपक्ष है, और अब विरोध मात्र विरोध के लिए, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और मोदी जी भी एक स्टाइल बड़ी अच्छी आजकल करने लगे हैं। इनके हाथ से इनका मुद्दा ही छीन लेते हैं। जातिगत जनगणना का ढोल बजाया, उन्होंने कहा ठीक है करा के देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहिए तो बोले ठीक है करा के देते हैं। तो अब ये आगे आगे भाग रहे हैं और सरकार अब चहेटने वाली शैली में आ गई है। और राहुल गांधी की ये घबराहट और भी है सर। 29 तारीख नजदीक है, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट और एडमिट होनी है, उसके बाद फिर मामला वो आगे बढ़ना है। तो निजी घबराहट भी है, और यही घबराहट आप देखिए गोगोई के साथ, गौरव गोगोई के साथ भी उनके पाकिस्तान, उनकी पत्नी और उनके जो रिलेशंस है, हेमंता उस पर बड़ी गहराई से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि दो डरे लड़के जब असम में पहुंचे राहुल गांधी गोगोई के साथ, तो हेमंता को गिरफ्तार कराने के लिए बब्बर शेर छोड़ दिया। अरे कैसे गिरफ्तार करा लो? तो ये अनगाइडेड विपक्ष है और इमेच्योर विपक्ष है, इसके अलावा और कुछ नहीं। संसद में जो हंगामा हो रहा है वो भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सरकार का क्या है, वो पूरी गंभीरता से रक्षा मंत्री पक्ष रख देंगे और पूरी बात रख देंगे। ये कोई चर्चा का तो है नहीं कि आप 1 रुपया कम कीजिए, 4 रुपया ज्यादा कीजिए। इस पर कोई प्रश्नकाल तो हो नहीं सकता है। फिर किस बात की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पे? तो मुझे लगता है कि केवल विरोध मात्र विरोध के लिए। जी सर। अच्छा, एक और बड़ी रोचक बात आई अभी 2-3 दिन पहले, बल्कि परसों शायद, ये एक ऑपोजिशन की एक मीटिंग हुई। उस ऑपोजिशन की मीटिंग में 2 बातें हुई। उसके पहले एक तो साहब, उसके मीटिंग के पहले ही हमारे केजरीवाल जी जो है वो इंडी अलायंस छोड़ के निकल गए। और दूसरा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई यदि कोई लाभ नहीं होता है तो इसमें रहने से क्या फ़ायदा, और ये तो महाराष्ट्र चुनाव में बहुत लेट हुआ, उसकी उनके शिकवे शिकायतें थे, वो करते रहे। और तीसरा, सीपीआई के डी राजा ने कहा कि साहब कि ये राहुल गांधी इमेच्योर है और इनको कुछ पता नहीं, जाके कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। हमारी तुलना जो है इन्होंने आरएसएस के साथ कर दी। तो मैं बाबा जी से पूछूंगा साहब कि ये जो तीनों विषय हैं, विशेषकर से केजरीवाल का इस समय पर इंडी अलायंस छोड़ना,
इससे कोई पैटर्न देखते हैं आप क्या? सर देखिए, मेरा एक पर्सनली ये मानना रहा है कि बीजेपी को चाहिए कि वो केजरीवाल को खाद पानी दे के जिंदा रखे, बल्कि न सिर्फ जिंदा रखे, प्रफुल्लित रखे, फलता फूलता रहे केजरीवाल। ये केजरीवाल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। केजरीवाल बीजेपी का 5% नुकसान करता है, परंतु कांग्रेस का 95% नुकसान करता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि केजरीवाल जो है वो उसको जिंदा रखो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज अगर जेपी नड्डा साहब ने एक टैक्टिकल मिस्टेक न की होती कि उन्होंने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की हिमाचल इकाई का ही भाजपा में विलय करा लिया, नहीं तो आज हिमाचल में भाजपा की दरकार होती। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उस वक्त जेपी नड्डा को कुछ 100, 200, 400 करोड़ रुपए की फंडिंग करा के आम आदमी पार्टी को हर सीट पर कायदे से शानदार चुनाव लड़वाना चाहिए था। हर कैंडिडेट को बोले बेटा तू चुनाव लड़ और कम से कम 2 से 3 हजार वोट काट। खैर वो चलिए, वो तो बीत गई बात। केजरीवाल की सर पंजाब में बहुत ही खराब स्थिति है और इस वक्त भगवंत मान के पूरे कंट्रोल में है पंजाब। भगवंत मान को जैसे यहाँ जो पंजाब में जो चर्चाएं हैं, भगवंत मान के एक एक करके जो केजरीवाल के जो विधायक थे ना सर, वो इस्तीफा दे के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। परंतु जब तक रहेगी, जब तक इस सरकार का कार्यकाल रहेगा, तब तक भगवंत मान कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। केजरीवाल आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हरकत करता है, वापस चला जाता है, उसका कोई से इस वक्त पंजाब की सरकार में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, बाकी पंजाब में, बाकी देश में केजरीवाल का कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में अभी जो वो 145 करोड़ वाला वो जय भीम घोटाला इनका जो पकड़ का आया है 3 दिन पहले, जिसमें इन्होंने मेधावी छात्रों को लाख रुपया जो है वो स्कॉलरशिप देनी थी, वो 100% फर्जी निकल गई है। लेकिन तो उसमें एक भी छात्र सेलेक्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स तक नहीं निकाला किसी ने, नंबर 1। और नंबर 2, 5000 में से सिर्फ 300 छात्र ओरिजिनल पाए गए, बाकी टोटल फर्जी। फर्जी नामों से 145 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया। उसकी जांच हो गई और उसमें भी अब बहुत जल्दी गिरफ्तारी होने जा रही है। तो सर केजरीवाल दिल्ली में या अन्य राज्यों में बहुत बुरी तरह घिर चुके हैं। परंतु मैं ये मानता हूं कि बीजेपी केजरीवाल को वो लिक्विड ऑक्सीजन में डाल कर रखेगी। वो अजीत का डायलॉग है ना फिल्मी, कि रॉबर्ट इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। सर केजरीवाल को तो लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखना चाहिए। और मैं एक बात अवनीश भाई ने जो कही थी उसमें एक जोड़ना चाहता हूं कि संसद में आकर ऑपरेशन सिंदूर पे ये चर्चा करेंगे क्या। सर चर्चा के लिए कोई गुंजाइश उस दिन बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिस दिन डोभाल साहब ने ये बयान दिया था ना कि अगर भारत के किसी एसेट का कोई एक शीशा कांच भी तोड़ा है तो उसका प्रूफ दिखा दो हमको, इसका मतलब हमारा कांच तक नहीं टूटा है। सर इस बयान के बाद अब कुछ बचा नहीं विपक्ष के पास कहने के लिए। तो ये सिर्फ फालतू के एक सिर्फ टाइम खराब करने वाली एक एक्सरसाइज होगी। और राजनाथ जी ने जो स्वीकार कर लिया ने कि अच्छा भैया आओ चर्चा कर। सरकार जो बातें नहीं बतानी है वो नहीं बताएगी, वो बतानी भी नहीं चाहिए कि हमारे इसके पीछे क्या क्या कूटनीतिक जो। और सर जहां तक बात है कि जो वो डी राजा ने जो बयान दिया या इंडिया अलायंस में जो भगदड़ मची है, सर इसके पीछे भी मैं भाजपा का जो मैनेजमेंट है ना सर, जो पर्दे के पीछे जो मैनेजमेंट चलता रहता है,
उसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप कायदे से चुनाव लड़े या आपकी सेना अच्छा लड़े, इतना ही जरूरी नहीं होता। विपक्ष की सेना में भगदड़ मची रहे, उनका मोरल डाउन रहे, उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा होती रही, वो डरते रहे, वो असंतुष्ट रहे, उनको रसद न पहुंचे, मतलब जितना अपनी सेना को मजबूत करने में ताकत लगानी होती है, उससे ज्यादा ताकत विरोधी की सेना को कमजोर करने में लगानी होती है। और बीजेपी ये काम बहुत बखूबी कर रही है। बीजेपी इंडी अलायंस की सेना में वो कबूतरों के बीच में एक न एक बिल्ली छोड़ती रहती है। तो इंडी अलायंस को छिन्न भिन्न कर देंगे, कर रहे हैं अंदर अंदर। और इंडी अलायंस के सभी, सर जिस तरीके से जब वो जो डेलीगेशन भेजे थे मोदी ने दुनिया भर में जो अपना पक्ष रखने के लिए, सर इट वाज सच अ ब्रिलियंट मूव कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ मुद्दा ही नहीं छोड़ा और अपना काम विपक्ष के लोगों से करवाया और बहुत शानदार करवाया। तो सर एक बात बताऊं, इसीलिए कहते हैं ना कि सर जो जिस आदमी ने 45-50 साल तक देश का कोना कोना पैदल छान मारा हो, जिसको देश की रग रग पता हो, उस आदमी से आपका पाला पड़ा है। सर वो आदमी राजनीति करता है तो वो माइक्रो मैनेजमेंट करता है, आपको राजनीति का एबीसीडी कुछ पता नहीं है, आप क्या मुकाबले करेंगे? जी जी अवनीश जी, और इसी में ये और जी ऐड करूंगा कि साहब की थरूर का केरला कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया। जी सर थरूर साहब पे आते हैं। इंडी अलायंस का सर जो ग्लू है वो क्या है? मोदी विरोध, मोदी को सत्ता में आने से रोकना, यही एक अकेला बॉन्डिंग ग्लू सो कॉल्ड इंडी अलायंस का है। 2014 में सब अलग अलग लड़े हार गए, 2019 में लगा कि नहीं एक अलायंस होना चाहिए, हालांकि वो एक तरह से अलिखित अलायंस था लेकिन यूपीए था ही। उसके बाद ये जो इंडी अलायंस, जब 2024 का लोकसभा चुनाव ये गए मोदी के खिलाफ, तो इनको लगा कि भैया 2014 में हमने जितनी ताकत लगाई कुछ नहीं हुआ, रोक नहीं पाए, 2019 में रिपीट करने से भी नहीं रोक पाए, तो 2024 में थोड़ा साइज अपना बढ़ाना है, थोड़ा सा और उसकी एक तरह से ब्रांडिंग करनी। तो कुल मिला के इंडी अलायंस अस्तित्व में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मोदी को सत्ता में आने से इनको रोकना है। इसी वजह से कॉमन कॉज या कह लीजिए, और मोदी से नफरत, मोदी की राजनीति से नफरत, मोदी से जलन, मोदी से ईर्ष्या, ये एक ऐसा ग्लू जो इंडिया अलायंस को जोड़ के रखता था। लेकिन आप अचीव क्या किए? आप 2014 में नहीं रोक पाए, 2019 में नहीं रोक पाए, भैया 2024 में भी आप नहीं रोक पाए। अब सवाल ये होता है सर कि राहुल गांधी की लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है। कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को ये लग सकता है कि राहुल गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी को हराएंगे और हराने के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। इसके अलावा चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे स्टालिन हो, या विपक्ष के इंडिया अलायंस के जितने घटक हैं, इवन ममता बनर्जी, उनको क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है? नहीं, ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल जीतना है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चली गई है, पंजाब में सरकार है, बाकी जगह पर कहीं अगर राजनीतिक उपस्थिति वो दर्ज करा सकें, इतना काम करना है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, उनको नरेंद्र मोदी को हटा के प्रधानमंत्री नहीं बनना है। उनके कार्यकर्ता नारा लगा दे, किसी नेता के लगा देते हैं सर, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के मुगालते में है। तेजस्वी का भी यही हाल है, लालू को भी पता है हमारा बेटवा कभी डिप्टी सीएम बन गया है, सीएम का चांस लगे तो लगे। तो यहाँ अलग अलग इंटरेस्ट हैं और यही वजह है कि मोदी विरोध में लोकसभा में तो फिर एक बार इंडिया अलायंस का शामियाना तन जाएगा, लेकिन बाकी समय में अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस से, ममता बनर्जी ने घोषणा नहीं की है लेकिन वो कभी भी इंडिया अलायंस में स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। उद्धव ठाकरे का भी यही हाल है। तो सबकी सर अपनी लोकल परेशानियां हैं। राहुल गांधी पैदाइशी प्राइम मिनिस्टर हैं,
बाई बर्थ प्राइम मिनिस्टर है, तो ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकियों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कितने भी 5 साल आगे आते जाएं, इंडिया अलायंस कितना भी लोकसभा में आपको लड़ते हुए दिखाई दे जाएगी सो कॉल्ड तरीके से कि मोदी विरोध में हम बड़े मजबूत हैं, बड़े इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे ही स्टेट पॉलिटिक्स की बात आएगी, केजरीवाल भले नेशनल पार्टी उनकी हो गई है, लेकिन केजरीवाल भी ये जानते हैं, और यही वजह है कि आप देखिए केजरीवाल ने सिर्फ इंडिया अलायंस से पीछा नहीं छुड़ाया है, उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो इंडिया अलायंस में क्योंकि केवल मोदी विरोध, और वो लक्ष्य केवल राहुल गांधी का है, उनके परिवार का है, उनकी पार्टी का कितना है कितना नहीं है मैं नहीं जानता, वो दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वो पार्टी ही परिवार है इसलिए उनकी अदावत, उस परिवार की अदावत जिससे है, चाहे पॉलिटिकल, और नरेंद्र मोदी से तो मुझे लगता है 10 जनपद का मैं जितना नोटिस करता हूं कि पर्सनल अदावत है। जी सर। वो प्रियंका गांधी ने 2 नए कांग्रेसी हाजिर प्रस्तुत कर दिए, देखा ना आपने, पीएम बाई बर्थ, दो अच्छे दिखने वाले गोरे चेहरे, और जो भी पसंद हो आपको, देश का बेटा पसंद हो तो कांग्रेस का मतलब मालिक पसंद हो तो मालिक पसंद कर लें, मालकिन पसंद हो तो मालकिन पसंद कर लें, साफ तौर पर प्रस्तुत किया। और आप मतलब मैं तो अब क्या ही कहूं, इन कांग्रेसी लोगों की मानसिकता क्या है, गुलामी का कितना इनके ऊपर ओवरडोज है। मंच पर जिस तरीके से ताली बजा के आने वाले राजसी वंश, उनका जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा था, तो सर विपक्ष के पास अलग अलग इंटरेस्ट है, राहुल गांधी के साथ सब हैं भी और कोई भी नहीं है, हकीकत यही है। सब ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना हमारा काम नहीं है, हमारा एजेंडा में नहीं है। अखिलेश यादव यूपी में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तेजस्वी बिहार में, ममता बनर्जी बंगाल में, उद्धव परेशान है कि हमारा बीएमसी में कुछ हाथ लग जाए। तो भैया राहुल गांधी आपके लिए ऑपरेशन मोदी होगा वो आप करो। यही वजह है कि लोकसभा के बाद इंडिया अलायंस का न कोई एक्टिविटी दिख रही है, न वहां कोई दम है। केजरीवाल अलग लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल आता है सर, एक ये डी राजा वाला जो मामला है ना, ये बड़ा अच्छा है। आप अगर देखिए तो केरल में कम से कम कांग्रेस अगर सत्ता में सुख भोग रही है इनडायरेक्टली, या साउथ में जो कुछ भी बचा हुआ है वहां भी कांग्रेस और उसके एलाइज ये अब इस बात का अध्ययन करने लगे हैं कांग्रेस के एलाइज कि भैया हम अगर कहीं ग्रो किए हैं, हम अगर फले फूले हैं, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस का ही बेस वोट काट के और उन्हीं के ऊपर हुए। अगर कांग्रेस वापस इसको अपने पास खींच ले जाती है, वो कहीं एमवाई संस्करण हो सकता है, तो उसमें से एम अगर गायब हो गया तो आप बताइए बिहार में ममता बनर्जी क्यों नहीं सेठती हैं कांग्रेस को वहां पर? वो इस वजह से नहीं सेठती हैं कि भैया इन्हीं का वोटर हमारा वोटर है, अगर इनको हमने जरा सी जमीन दी तो ये मौका ले जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं इनका कभी लोकल स्टेट पॉलिटिक्स में तो कभी मिलन हो ही नहीं सकता। ये तो वही वाली स्थिति है कि दोनों की दुकान में एक ही माल है, और जो माल पहले उसकी दुकान से बिकता था कांग्रेस की, वही उसी आधार पर ये पूरी पार्टियां खड़ी हैं, सपा और ये जितनी लोकल पार्टियां हैं। तो सर ये इन लोगों का जो गठबंधन है वो अलग अलग तरीके से ऐसे ही बिखरता रहेगा। आप देखिएगा 2029 में फिर एक ड्रामा होगा कि अरे इंडिया अलायंस उस समय हो सकता है कुछ नाम और सोच लें, कोई लंबा चौड़ा। और शशि थरूर को सर केरला कांग्रेस ने डिसोन किया है, लेकिन आप जरा विडंबना देखिए कि बाबा जी ने जैसे कहा कि मोदी जी ने शानदार डेलीगेशंस बनाए और उसमें कॉम्बिनेशन ऐसा रखा कि विपक्ष के नेताओं से अपना काम कराया, राहुल गांधी उनकी टीम की और सेंट्रल लीडरशिप और केंद्रीय कांग्रेस की आज भी हिम्मत नहीं है कि वो शशि थरूर को कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कर दें। तो एक ये संकेत दिया गया है, और शशि थरूर भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो भी अच्छा इसमें नरेंद्र मोदी बहुत पुरानी प्लानिंग है सर शशि थरूर को। मुझे याद है कि केरल में जब ये गए थे तो शशि थरूर के साथ मंच शेयर किया था, प्रधानमंत्री मतलब कोई बात तो चूकते नहीं और मुखबिरी वो कर देते हैं कि कितना लंबा काम है उनका। तब ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर था, ना कहीं पुलवामा था, कुछ नहीं था। और उन्होंने कहा कि आपको मंच पर देख के बहुत सारे लोगों को काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग। तो ये शशि थरूर को लेके, और उन्होंने तो सर अब क्या ही कहें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी को जिस तरीके से हैंडल करती है, तो शशि थरूर तो फिर भी
काफी दूसरे तरह की चीज है। लेकिन कांग्रेस की ये बेबसी कि वो किस तरीके से शशि थरूर के सामने लाचार खड़े हैं, वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने जो उनके यहाँ रेबेल निकले हैं बड़े कद के नेता, किसी के साथ कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं सब भागो छोड़ो, तो कोई चला गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? लेकिन साहब ये जो हेमंता जी का चैलेंज है राहुल जी को, बाबा जी से पूछ रहा हूँ, इसमें कौन जीतेगा? सर मैं आपको बताऊं, कल ना रात को मुझे 10 बजे ना एक व्यक्ति ने फोन किया और उसने मुझे गालियां वालियां निकाली है और गालियां मैंने हाँ निकाली? कल रात को, और कहता कि तू राहुल गांधी को जेल भेजेगा। मैंने और अवनीश जी ने आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये माँ बेटा दोनों जेल जा सकते हैं। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इनफैक्ट देखिए जेल जाना जो है ना, ये जब आदमी जमानत लेने जाता है तो जज के सामने जो 1-8 घंटा जो प्रक्रिया में कटघरे में खड़ा रहता है, वो कटघरा जेल होती है। तो राहुल गांधी जेल जा चुके हैं, जेल गए तभी जमानत हुई, जेल जाए बिना जमानत मिलती ही नहीं है। हाँ तो अच्छा सरेंडर अगर किए ना, अभी जमानत भी ना सरेंडर मिले किए थे जाके, हैं, सरेंडर किए थे ना जाके कोर्ट में। हाँ हाँ, तब जब आदमी सरेंडर करता है तो जब जज के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वो जो सामने लकड़ी का कटघरा होता है वो जेल होती है। तो मैंने कहा भैया मैं क्यों करूंगा, वो तो कोर्ट भेजती है जेल, हमारी क्या औकात है। परंतु ये जान लो कि राहुल गांधी ऑलरेडी कई बार जेल जा चुके हैं और जमानत पे बाहर हैं, और अगर परमानेंट जेल जाना होगा तो वो भी कोर्ट भेजेगी। तो हिमंता विश्व शर्मा सर अपना काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको सर, आप ये देखिए ना कि मुझे याद है अंतिम जो चुनाव कांग्रेस पैन इंडिया स्केल पे जो जीती है वो 1984 वाला था, जहां राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से उपजी हुई सहानुभूति लहर में 408 सीटें कुल मिला के जीत गए थे पंजाब की बला। उसके बाद भाजपा सॉरी वहां से लगातार कांग्रेस का पतन ही हुआ है, और कांग्रेस हर राज्य में अपना कोर वोट लूज करती आई है। सर असम में भी कांग्रेस हिमंता के कारण अपना कोर वोट लूज करने जा रही है। और मैं आपको बताऊं इस वक्त जो पंजाब में जो माहौल चल रहा है, यहां पर भी बीजेपी और संघ जो काम कर रहा है ना, वो कांग्रेस के कोर वोट पर ही चोट कर रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का कोर वोट हिंदू वोट है। तो भाजपा कांग्रेस से पंजाब में कोर वोट छीन रही है। हेमंता विश्व शर्मा आसाम में कांग्रेस का कोर वोट छीन रहे हैं। यूपी और बिहार में कांग्रेस अपना कोर वोट लूज कर चुकी है। तो सर इसलिए अब हेमंता विश्व शर्मा के को लेके कांग्रेस के मन में ग्लानि भी तो रहती होगी ना राहुल जी के मन में कि यार मैंने एक इतना एक शानदार लीडर खो दिया हमेशा ना के ना लिए। हाँ, वो तो कभी हो है ही नहीं सकती, अच्छा लीडर कोई होता ही नहीं उनके अलावा। हाँ, तो सर वो उनकी यही समस्या है ना कि उनके अलावा कांग्रेस में, अच्छा कांग्रेस में यदि कोई अच्छा लीडर पैदा हो जाए तो वो इनसिक्योर फील करने लगता है गांधी परिवार। और बिल्कुल। सर हेमंता तो बहुत ज्यादा अच्छे, मैं तो एक बात कहता था कि अगर आप मुझे कांग्रेस के रिवाइवल का अगर ठेका दे देना तो मैं पूरे गांधी परिवार को बोलूंगा कि अब तुम सब रिटायर कर जाओ, मैं तो नई टीम बनाऊंगा एकदम जीरो से। तो कांग्रेस अगर सचमुच रिवाइव करना चाहती है तो दे शुड नाउ गेट रिड ऑफ गांधी फैमिली। ऐसे तो कैसे हो, ये तो आप अनुचित है, नहीं सर, बिल्कुल करना अनुचित तो यही पड़ेगा। है। जब तक गांधी फैमिली
जब तक गांधी फैमिली काबिज है तब तक मोदी बहुत सिक्योर है, मोदी और योगी और अखिलेश तेजस्वी। मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन गांधी फैमिली, हाँ 5 साल लगेगा रिवाइव करने में, 5 से 10 साल, नहीं तो ये सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट, अगर आज कांग्रेस रिवाइव कर जाती है ना, तो सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट तो अखिलेश यादव के सामने आ जाएगा ना, तेजस्वी यादव के सामने आ जाएगा। तो कांग्रेस को निपटाने की ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी इनकी है, मोदी तो को इतनी चिंता नहीं है यूपी बिहार में या कहीं पर भी। कांग्रेस को निपटाने का काम तो ज्यादा अखिलेश को और तेजस्वी को करना है। जी देखिए, मैं अवनीश जी से कहता हूँ, अवनीश जी, एक वो संस्कृत का श्लोक है, आपने सुना होगा ना, वो सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, उसको थोड़ा सा चेंज कर देता, थोड़ा सा, जैसे है ना, यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः, तो यस्यास्ति पावर स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः पावरमाश्रयन्ति। ये राहुल गांधी के लिए सर्वथा सत्य है। कांचन की जगह पावर कर दीजिए, बस वित्त की जगह पावर कर दीजिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर। और कुछ मामलों में बड़े मतलब वो जागृत सनातनी शिखर पुरुष हैं कुछ मामलों में। एको अच्छा। अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब ये लाइफ फिलॉसफी है। तो सर बिल्कुल समस्या, बाबा जी ने अभी कहा ना, बाबा जी का ही गीत उनको वापस चेपने की इच्छा कर रही है। आपने जो कहा कि गांधी फैमिली जब तक नहीं हटेगी तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा, साहब वही आपने कहा था ना, जो लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा इसे और ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। तो मतलब गांधी फैमिली के बिना कांग्रेस, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। और जब तक गांधी फैमिली है तो फिर उसका रिवाइवल नहीं होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। सर सवाल ये होता है ना कि आपने एक चीज बड़ा अच्छा कहा बाबा जी, कि वाकई 84 के बाद ये फैक्ट लोग सर्वविदित है, सबको पता है, लेकिन 1984 के बाद से लेके कांग्रेस कभी खुद के बदौलत चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन सरकार फिर भी लगातार बनाती रही। सिर्फ अटल जी वाला दौर छोड़ दिया जाए, उसके बाद खिचड़ी सरकारों वाला दौर छोड़ दिया जाए, और अटल जी के अलावा जो सरकार रही गैर कांग्रेसी, वो बिना कांग्रेस के नहीं रही, ये भी सच है। सर उसकी वजह ये थी कि ऑप्शन नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में एक लेवल तक आई, और वो ऑप्शन आया तो 6 साल के लिए सरकार दिखाई दी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2014 में ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जब अमित शाह संसद में बैठ के कह दें कि हम 50 साल के लिए आए हैं सत्ता में, आपके पास योगी आदित्यनाथ जैसी सेकंड लाइन दिखाई दे रही हो, हेमंता बिश्वा शर्मा जैसे ऐसे कांग्रेस के रिसोर्स दिखाई दे रहे हो जिनको आपने अपना 24 कैरेट बना लिया है, तो एक तरफ आपके पास जो इनबिल्ट है ताकत वो, और दूसरा आप अच्छे टैलेंट्स को बाहर से लेके आ रहे हो, तीसरा मंत्रिमंडल अगर कोई देख ले तो प्रोफेशनल्स वहां पर आपको पा रहे हैं। यानी आप काम से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, आप फिलॉसफी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और आप एक निरंतरता दे रहे हैं लगातार। 3 चुनाव जीतना इस देश में, जरा नेहरू जी होते और 3 चुनाव इस दौर में सोशल मीडिया के रहते हुए आ जाते तो समझ में आ जाता। पहला सिलेक्टेड थे, और वो भी सिलेक्टेड धांधली से, फ्रॉड सिलेक्शन। तो सर राहुल गांधी हो या उनकी माता जी हो या उनकी बहन जी हो, वो अपनी दुकान छोड़ेंगी नहीं, और कांग्रेसियों में भी अब रिवाइवल की इच्छा समाप्त हो गई। और एक बात मैं लगातार जो कहता रहता हूं, उसी से बात समाप्त करूंगा, समाप्त हो गई है सर। आप किसी कांग्रेसी से बात करिए, और तो और छोड़िए सर, मैं यूपी की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। मेरे सपा में बहुत अच्छे संख्या में लोग हैं, और उसमें बड़े नेता से लेके ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के जिला अध्यक्ष वगैरह अच्छा काडर है मेरे संपर्क में।
नहीं है कॉन्फिडेंस सर। सच्चाई वो जानते हैं, हकीकत वो जान रहे हैं, और वजह भी वो जान रहे हैं। वजह ये जान रहे हैं सर, अकेले असम में बताऊं, असम में हेमंता के खिलाफ ठीक ठाक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई थी। ये राहुल गांधी जो बब्बर शेर से गिरफ्तार करवाने गए हैं ना, इसने पूरा का पूरा वो एंटी इनकम्बेंसी समाप्त कर दिया। मैं असम में रहा हूं सर। असम एक इमोशनल स्टेट है, और असम घुसपैठियों से, अवैध कब्जादारियों से, मजहबियों से बहुत समय से त्रस्त है। वो बहुत ज्यादा वोकल नहीं होता असमिया। असम की जनता, असम की संस्कृति में बहुत ज्यादा वोकल होना यूपी, बिहार और बाकी उत्तर भारत के प्रदेशों की तरह नहीं है कि राजनीति बहुत वोकल है। आप देखिए यूपी की राजनीति बहुत वोकल है, बिहार की राजनीति आपको बहुत ज्यादा वोकल मिलेगी। असम में ऐसा नहीं है। जो भाजपा की सरकार आने के बाद असम में डेमोग्राफी के लिए पर काम हुआ है, अवैध रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों पर जो काम हुआ है, जिस तरीके से मजहब का जो एक जाल फैलता जा रहा था, उस पर जो काम हुआ है जमीन पर सर, जो रिस्क यूपी में 32 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करा दिया कि लाल टोपी का मतलब गुंडा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग सत्ता में आ जाएं। यही स्थिति आज असम की है। असम में कोई रिस्क नहीं, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, वो खत्म हुआ। लेकिन आप सोचिए जरा, राहुल गांधी के पास क्या फीडबैक है? राहुल गांधी के पास फीडबैक ये है गोगोई के थ्रू कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए जितना नेगेटिव है इसको जेल भेजो। जबकि इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक असर गया है असम में। तो मैं तो बधाई दूंगा राहुल गांधी जी की टीम को कि इसी तरह से उनको ज्ञान देते रहें, इसी तरह से उनका भाषण लिखते रहें। और तो और हेमंता विश्व शर्मा को मैं बधाई देता हूं कि बंद कमरे में राहुल गांधी की मीटिंग होती है और उसमें वो कहते हैं जेल भेजने वाली बात। 1:42 पर दिन में हेमंता विश्व शर्मा इस बात की जानकारी खुद एक्स पोस्ट पर दे देते हैं कि राहुल गांधी ने बंद कमरे वाली गुप्त मीटिंग में ये बात कही थी, और खुद राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग में 3 बजे के लगभग ये बात कहते हैं। तो अब कांग्रेस को संभालें राहुल गांधी, इससे अच्छा क्या है? मुझे तो लगता है कि हेमंता वहां पर भाजपा भी चला रहे हैं और कांग्रेस भी चला रहे हैं असम में। हाँ, ये तो लग रहा है, सही लग रहा है कुछ कुछ। बिल्कुल। तो अब एक और इशू है, तो है महाराष्ट्र में एक कानून पारित हुआ है, उसको लेके बड़ी विचित्र घटनाएं हुई हैं। बाबा जी, आपने सुनी होंगी वो घटनाएं मेरे विचार से। नहीं, वो सर मैं सुन नहीं पाया, जरा आवाज क्लियर नहीं थी, प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा। कह रहा हूँ कि भाई जो महाराष्ट्र में एक पब्लिक सिक्योरिटी लॉ पारित हुआ है, तो उसको लेके बड़ी चिंता है। और वो जो चिंता है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि वो असेंबली में तो पास हो गया और सर्वसम्मति से पास हो गया। और उसके बाद राहुल गांधी ने, उनके जो लीडर थे वो मुगंटीवार, उनको कोई चिट्ठी लिख दी, शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप कैसे पास हो जाने दिया। और उसके बाद सारे के सारे लोग गवर्नर के पास पहुंच गए कि हुजूर इस पे दस्तखत न कीजिएगा। जी। सर मैं ना असल में इस विषय में अपडेटेड नहीं हूँ, अगर अवनीश जी या आप ही बताइए क्या है दर्शकों को। आई एम सॉरी, मैं तो वीडियो कर चुका है इसके ऊपर, मैं तो आपका रिएक्शन ले रहा था। अवनीश जी से पूछ लेते हैं। नहीं सर, देखिए वहां विरोध करना बनता है राहुल गांधी का, क्योंकि ये जो स्पेशल एक्ट अगर ये पास हो गया तो आप ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई किस नेता पर होनी है? राहुल गांधी पे होनी है भाई। ये कानून इसलिए, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि कोई ऊट पटांग बोलेगा अगर, और उसके ऊट पटांग कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर ऊट पटांग बोलेगी, कोई गलत तथ्य, कोई फ्रॉड, कोई जबरदस्ती की कोई चीज, और अगर कोई संस्था भी ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ है। आप ये बताइए कि राहुल गांधी इसी तरह बोलेंगे अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, राहुल गांधी इसी तरह से राफेल राफेल चिल्लाएंगे, राहुल गांधी इसी तरह से हर चीज को फ्रॉड तरीके से बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा कार्रवाई तो राहुल गांधी, बिल्कुल उन्होंने अच्छा किया है और इसका विरोध होना ही चाहिए। लेकिन सर, संख्या बल होता है लोकतंत्र में। सरकार ने अगर ये बिल पास कराया है तो राज्यपाल उसको साइन कर देंगे।
दो चीजें बोलूंगा उसमें। एक तो ये है कि साहब कि ये जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल है, ये महाराष्ट्र में जो पास हुआ है, ये कोई नया बिल नहीं है। इस तरह के बिल ऑलरेडी जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहाँ हैं। 4 राज्यों में आज की डेट में इसी तरह का बिल उपलब्ध है। ओडिशा में, आंध्रा में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, उसने इसको हटाने के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष राजस्थान कांग्रेस सरकार थी, उसने कुछ भी नहीं किया। ओडिशा और आंध्रा में निकट भविष्य में उनके कोई आने की संभावना नहीं है, लेकिन वहाँ की भी जो बीजेपी सरकार तो वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी वो बिल है, कांग्रेस के ज़माने में ही लाए गए थे। क्योंकि आंध्रा में जो वो बिल लाया गया था, वो अनडिवाइडेड कांग्रेस के ज़माने में ही लाया गया था। अच्छा, अब इसमें जो है, जो मुख्य जो इसमें वो है कि साहब की ऑर्गेनाइजेशंस जो अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी काफ़ी ब्रॉडली डिफाइंड है। जो अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं उनको पहले बैन किया जा सकता है। वो बैन तभी होगा जब वो एक एडवाइजरी बोर्ड है जजेस का और एक लीगल लोगों का, वो अप्रूव कर देगी, तभी वो लागू होगा बैन। बैन लागू होने के बाद फिर उसके मेंबर्स इत्यादि जो उसको सहायता करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई हो सकेगी। तो इसमें तो मुझे केवल इस समय जो वहाँ की जो स्थिति है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो आपके राज ठाकरे की पार्टी के अलावा कोई नहीं दिखता। हाँ, उस कैटेगरी में तो वही फाल करते हैं, क्वालिफाई वही करेंगे, फिलहाल जो हरकतें हैं उनकी, निश्चित तौर पर। और एक चीज बताऊं सर, किसी दिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पत्र लिखा 10 जनपद को, कहा कि अगर आप लोगों की एसपीजी सुरक्षा बहाल की जाती है, राहुल गांधी कूद के कहेंगे इसका भी विरोध करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी कुछ भी करें या उनकी सरकारें कुछ भी करें, भाजपा की सरकारें कुछ भी करें, राहुल गांधी को विरोध करना है। वो सबसे पहले उस पर टिक लगाते हैं, विरोध करना है। तो एक ये स्थिति हो रही है। और बाकी यदि देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश की चर्चा थोड़ी सी और रह गई। मतलब कांवड़ यात्रा बड़े जोर शोर से चल रही है, और कांवड़ यात्रा पे अखिलेश बाबू जो हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं। बाबा जी कुछ बोलेंगे? सर नहीं, वो कांवड़ यात्रा से इतने हलकान हो गए कि उन्होंने अपनी एक पैरेलल समाजवादी कांवड़ यात्रा निकाल दी है, जो हरिद्वार से जल लेके और शायद नोएडा तक जा रही है। वो कोई यादव जी है, वो उस यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं। सर बात यह है कि ऐसा कोई भी आयोजन जो सनातन के रिवाइवल को इंगित करता है, वो अखिलेश जी को परेशान करता रहेगा। सर आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कांवड़ यात्रा फॉर द लास्ट 15 years। सर ये मानना पड़ेगा कि कांवड़ यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में, और मुझे तो लगता है ये कुंभ का भी आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, बहुत भारी वृद्धि हुई है कांवड़ यात्रियों में। अच्छा, दूसरी एक चीज आपको और बताऊं, अखिलेश कांवड़ यात्रा को लेकर इसलिए भी परेशान रहते हैं कि बहुत भारी संख्या में जो यादव समाज है ना सर, वो कांवड़ यात्रा पे जाता है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बताऊं कि इधर पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल में यादवों में अखिलेश के प्रति थोड़ा सा असंतोष पैदा हो रहा है, या यूं कहूं कि मैं अखिलेश से निराशा हो रही है यादवों को। सर ये संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, परंतु ये अगर सचमुच 2, 3, 4% यादव भी
अगर अखिलेश से नाराज होकर भाजपा में चले आते हैं तो अखिलेश को बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। और ये डेंट कुंभ के टाइम पे इतना नहीं लगा था जितना कांवड़ यात्रा में लग रहा है। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों? कि वाराणसी में सर जब जलाभिषेक होता है बाबा विश्वनाथ के यहाँ, तो आपको पता है सबसे पहले जो है वो यादव समाज को जल चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बल्कि उनका रिजर्वेशन एक किस्म से। और ये आज का नहीं सर, ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है सर। ये एक रॉ नर्व है, एक ये समस्या बनती जा रही है अखिलेश के लिए। क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूं ना सर, मैंने तो गांव के यादवों से बात करके देखा है, और अखिलेश इस चीज को लेकर चिंतित कि यादवों में अगर 2-3-4% की भी टूटन हो गई तो वो 2027 में बहुत बुरा नुकसान होने जा रहा है। और इस चीज को अखिलेश महसूस कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश की जो बौखलाहट दिखाई दे रही है वो इसलिए। तो फिर योगी जी जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि वो बार बार जा रहे हैं दिल्ली और वो कोई खतरे में है, वो नैरेटिव वापस चालू हो गया, वो क्या है? सर ये बीमारी तो 2017 से है। लखनऊ में सर एक चंडू खाना है, और चंडू खाने का जो एड्रेस है वो दस्तरखान, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जहां पर चटोरपना होता है, उसी के बगल में लखनऊ का प्रेस क्लब है। तो सांकेतिक रूप से लखनऊ का चंडू खाना का जो निवास स्थान या ऑफिस है वो वही है। होता क्या है सर कि जब एक गंभीर खाना लगातार योगी जी खिलाते रहें और सब तरफ काम होता रहे, तो फिर गैस बनती है उससे सर। तो पहले ये एवरेज हर 3 महीने में गैस बन जाती थी, और योगी जी तो गए, योगी जी निपटा दिए गए। 2-4-6 यूट्यूबर भी हैं जिनका खर्चा वर्चा इसी से चल जाता है सब। बहुत से ऐसे बेरोजगार हुए पत्रकार हैं जो अब यूट्यूबर हैं, तो वो भी इस जमात में हैं। तो सर ये गैस पहले इसका एवरेज था, कमी आई है, पहले ये हर 3 महीने में बन जाता था। लेकिन 17 के बाद जब दोबारा सरकार बाबा की रिपीट हुई तो ये अब 6 महीने के लगभग एक एवरेज है कि साल में 2 बार योगी जी की सरकार जो है, अमित शाह योगी जी को हटाने वाले होते हैं, अमित शाह किसी को भेज के वहां षड्यंत्र करा देते हैं। गलती से भी हमको लग रहा है अब तो मौर्य जी इसीलिए दिल्ली जाते नहीं, या जाते हैं तो बताते नहीं है पब्लिक में। अगर मौर्य ब्रजेश पाठक में से कोई अगर दिल्ली चला गया तो तुरंत अगले मतलब लखनऊ मेल पे वो बैठे नहीं कि यहाँ योगी जी को अमित शाह हटाने वाले हैं। भला हो सर मोदी जी और वर्सेस योगी जी। तो सर ये गैस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो चंडू खाना अपना करता रहता है। बाकी आप सोचिए 2 दिन रहे हैं योगी जी। पहले दिन वो मोदी जी से मिले, नड्डा जी से मिले, शाह से मिले, सबने बताया। दूसरे दिन फिर जंगल में मोर नाचा। योगी जी तमाम और मंत्रियों से मिले, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिले, क्योंकि काम की फाइल लेके गए थे। तो दूसरे दिन पर तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो बस वो गैस ही है सर, रिलीज हो जाता है, उसके बाद आराम मिल जाता है चंडू खाने वालों को, और कुछ नहीं है सर। लेकिन फिर ये जाति वाला जो पीडीए जो है, जिसका वो पूरा जहर चारों तरफ खोलने का प्रयास किया जा रहा है, उसपे भी कुछ मैंने सुना योगी जी बोल पड़े कि ये सारे फेक अकाउंट्स जो हैं इनकी जांच की जाएगी। नहीं तो जांच की नहीं जाएगी सर, इस काम में लगा हुआ है। और योगी जी बार बार इधर भाषणों में भी बोल रहे हैं। और योगी जी जब इस तरह की बातें कहते हैं तो जो उनका धर्माधिकारी वाला जो उनका व्यक्तित्व है, उससे जो एक शुद्धता निकल के आती है कि योगी जी जब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात ही कह रहे होंगे। वो अब खुल के चेता रहे हैं कि देखो, मतलब योगी जी एक एक जैसे माइन्यूट डिटेलिंग भी कर रहे हैं। आप उनके भाषणों में देखिए, किन्हीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, भले वो पॉलिटिकल रैली नहीं हो, कोई उद्घाटन हो, कोई संगोष्ठी हो, वो इस बात को इस बहाने कह रहे हैं कि सामाजिक जो समरसता है हिंदुओं के अंदर, सनातनियों के अंदर, उसको तोड़ने के लिए इस तरह के अगर ये षड्यंत्र करते हैं तो उनको पहचानो। और यहाँ पर उन्होंने लगा भी रखा है। एक बात बस मैं रह गया था पिछले में जोड़ना। बाबा जी ने कहा कि आपने जब ये कहा कि अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा को लेकर क्यों इतने परेशान हैं, सर देखिए, सनातन का कुछ भी आयोजन होगा, अखिलेश यादव को परेशान होना उनकी मजबूरी है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
ये कांवड़ यात्रा से इस बात से भी परेशान है कि केवल यादव भाई ही नहीं, जो उनका पीडीए नाम का चूरन है, पीडीए जो लेके घूम रहे हैं, उस पीडीए का एक बहुत बड़ा वर्ग कांवड़ यात्रा में पूरी श्रद्धा के साथ अनवरत शामिल होता है। उनको उनका पीडीए यादव समाज जो होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा पीडीए की और तमाम जातियां, और मैं कितना पॉलिटिकली करेक्ट हूं कितना नहीं और रहना भी नहीं चाहूंगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप कांवड़ यात्रियों का जरा गणना कर लीजिए और कोई भी उनसे जरा सा एक सैंपल सर्वे कर ले, अभी भी सवर्ण जातियों के मुकाबले, मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं सर, अभी भी सवर्ण जातियों के मुकाबले तीज त्योहार हो, चाहे कुंभ के नहान हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजा के में मूर्ति स्थापना हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, चाहे छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इन तमाम तरह के सार्वजनिक सनातन के आयोजनों में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है तो वो यही हमारा समाज है, जिसको ओबीसी समाज है, जिसके अलावा ओबीसी की और जातियां हैं, उसके बाद एसटी क्लास है, हमारा एससी क्लास है, तो उनका पीडीए भी खतरे में है सर ये। और इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये जमीन पर बहुत सॉलिड उतर चुका है। इसीलिए आप विपक्ष के तमाम नेताओं के जिनके यहाँ चुनाव हैं वो भी, जिनके यहाँ नहीं है वो भी, हिंदुओं के प्रति लगातार नकारात्मक होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको भी फीडबैक आ रही है कि जमीन पर यूनाइट हिंदू वाला मामला ये काफी हद तक पहुंच चुका है। तो अखिलेश यादव पीडीए को खतरे में देख रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा में पूरा वो समाज शामिल है। जी सर। तो वो अनिरुद्धाचार्य से क्यों भिड़ लिए बाबा जी, आप क्या कहेंगे? अनिरुद्धाचार्य का किस्सा देखा आपने? किसी सर बाबा जी से मैंने भिड़ने का मन कर देखा, रहा और होगा, मैं बाबा जी एक रामदास जी मिले नहीं होंगे। नहीं मैं अनिरुद्धाचार्य की जगह का अगर मैं होता हाँ, तो मैं कहता कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं अखिलेश जी कि आपको वासुदेव कृष्ण का पहला नाम याद है, पर आपको ये भी याद है कि उनका जन्म स्थान तोड़ के एक गादी ने वहां मस्जिद खड़ी कर रखी है, ये भी याद है कि नहीं है? बस इतना याद दिलाता उनको। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर कब बनेगा, और जब बनेगा तो उसमें तुम्हारा यादव लीडरशिप का क्या रोल रहेगा? तुम सब मस्जिद के पक्ष में खड़े होगे या कृष्ण जी का मंदिर बनवाओगे? इसलिए उन्होंने जो है कृष्ण जी का मंदिर छोड़ के अब शिव जी की आराधना शुरू कर दिया। आपको मालूम है वो जो इटावा में जो मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर जो बनवाया, शिव जी का बड़े शौक से मंदिर बनवा रहे बनवाए हैं, वो सर हाँ। वही ये उनको आज की तारीख में कृष्ण जी के वंशज कहलाने में भी अखिलेश को शर्म आती है। भगवान बदलवा अगर दिया कृष्ण मोदी के योगी ने सर। असली वंशज हो तो उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अभियान चलाओ आओ। तो सर अनिरुद्धाचार्य ने उनको बहुत असहज कर दिया, और अनिरुद्धाचार्य शरीफ आदमी है या पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इसलिए वहां उनको, मेरे जैसा होता तो बहुत बुरी तरह पता लेता कि उस गाजी का नाम बताओ जिसने कृष्ण जी का मंदिर तोड़ा था, जन्म स्थान, वो भी नाम याद है? राम 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 जी राम, ऐसा करते आप उनके साथ में, बड़ा ही गलत होता है। इसीलिए बाबा जी को छोड़ के अनिरुद्धाचार्य जी को पकड़ लिए अखिलेश जी। चलिए, आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रणाम हिंद, सर, जय धन्यवाद। वंदे।